नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. हेलो एवरीवन, चलिए क्लास शुरू करते हैं। भाई मेरे, आज हम लोग जो करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे एंड वी आर डूइंग व्हाट, दिस इज चैप्टर 5 फ्रॉम सेक्शन 63 to 99 and this is what with regard to the offenses against the woman and child. This chapter is very important for your mains and very important for your interview. ये जो चैप्टर है आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है, और अगर क्रिमिनल साइड में आप एडवोकेसी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के कितने सब ग्रुप्स हैं? नंबर फर्स्ट सब ग्रुप है आपका सेक्शन 63 to 73। दिस इज विद रिगार्ड टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसी पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। दिस इज सेक्शन 63 to 73 BNS ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। और सबसे अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस की हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज डीलिंग विद द रेप, ऑफेंस ऑफ रेप, इसको हिंदी में बोलते हैं बलात्कार संघ। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा रेप का, दिस इज वेरी सेंसिटिव, और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स का भी यूज हो सकता है एक दो बार जो आई डोंट थिंक दैट साउंड्स गुड, लेकिन वी आर वेरी मैच्योर और हम लोग उसको उसी मैच्योरिटी से भी देखेंगे और उसको ढंग से समझने की कोशिश भी करेंगे। इसको हम लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है, क्योंकि हमने एडवोकेसी में ये जरूरत पड़ सकती है इसकी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड दिस इज व्हाट नाउ सेक्शन 63 कहाँ गया भाई? ठीक है हेडिंग गलत है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 63 सेक्शन 63 BNS एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेप, और ये था आपका सेक्शन 75 इन दी IPC। सेक्शन 65 था IPC में। अब इसको ना डिटेल में पढ़ने से पहले, उतना टेक्निकली चीज में जाने से पहले हम लोग कुछ और देखते हैं जो आपको समझना है, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। दिस इज सेक्शन, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज सेक्शन 63 BNS और सेक्शन 375 IPC एंड दिस इज रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ रेप। अब इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। देखिए, तो ये रेप का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे नहीं कि ओवरऑल तो हम लोग सब लोग समझते हैं कि रेप का क्या मतलब, रेप का मतलब क्या होता है, जो हम लोग समझते हैं, सुना है, देखा है, केसेस किए हैं, वहां पर क्या है कि जब किसी लड़की के साथ सेक्सुअल अरे सर तुम्हें इसका बैठो ना, सब मिलकर के इसके पिलर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी लड़की के साथ, और वो भी बिना उसकी कंसेंट के, उसी को बोलते हैं हम लोग रेप बोलते हैं, और उसके फिर प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स हैं। लेकिन जब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और समझना है तो हमें इसको बहुत माइन्यूटली ब्रेक करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन, उसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक थोड़ा सोसाइटल एंगल भी है इसका, लीगल एंगल भी है, तो हम लोग थोड़ा ब्रेक करके चलेंगे इसमें। तो देखिए, एक तो अगर हमने समझना है इसको, तो एक तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक है एलिमेंट इसमें जिसे हम कह सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी। हम कब कहेंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कह सकते हैं कि ये सेक्शन, ये यहाँ पर रेप अब हो गया, यहाँ पर ये व्हाट डू यू मीन बाय द रेप? सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, यू कैन से काइंड, किस प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी को हम लोग रेप का जो ऑफेंस है उसमें इंक्लूड कर पाएंगे। उससे भी ज्यादा सेंसिटिव इशू और ज्यादा टेक्निकल है, यहां पर है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट। कंसेंट, विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट, अगेंस्ट विल, अगेंस्ट कंसेंट, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो एक तो हम लोग कंसेंट पर फोकस करेंगे इसमें,
एक हमें फोकस करना पड़ता है सेक्सुअल एक्टिविटी पर, और एक हमारा थर्ड है वो थोड़ा कम टेक्निकल है, वो है आपका स्पेशल केसेस। किसने रेप किया, किस जगह पर रेप किया, तो उस पर तो केवल कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, उसमें केवल आपका जो पनिशमेंट है वो वेरी कर जाएगा। ठीक, जैसे किसी पुलिस वाले ने किया, कस्टडी में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हुआ, क्या किसी होम केयर इंस्टीट्यूशन में हुआ, तो वो डिपेंड करता है उसमें तो रेप। तो अभी तो हम लोगों ने समझा रेप है क्या, तो कंसेंट का मीनिंग समझेंगे हम लोग, सेक्सुअल एक्टिविटी का मीनिंग समझेंगे हम लोग, और बाद में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल केसेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, कैसे कैसे जो उसका पनिशमेंट है वो वेरी करेगा। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। एक केस का नाम लिख लीजिए, उसका नाम है साक्षी, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2004 का केस है। उस समय थी आपकी आईपीसी सेक्शन 375 आईपीसी का था। तो वहां पर उस समय 2004 के आसपास के टाइम की बात कर रहा हूं, उस समय एक ये था कि भाई जो रेप का मतलब है पिनाइल पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना ऑफ द वुमेन, नथिंग मोर देन दैट। साक्षी सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, सिंह तो पता नहीं क्या, साक्षी के केस में कहा कि ये जो पेनिट्रेशन है, अब देखिए जो वुमेन का ऑर्गन है उसमें पेनिट्रेशन एक मेल पेनिस का हो सकता है, पिनाइल जिसको बोलते हैं पिनाइल पेनिट्रेशन। दूसरा क्या हो सकता है, कोई भी एक्यूज विकृत मानसिकता का व्यक्ति है तो कई अदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर सकता है, जैसे हमने निर्भया के केस में देखा, उसमें उन्होंने शीशे की लोहे की रॉड को ही घुसा दिया शरीर के अंदर, या कोई पेनिस से अदर ऑर्गन हो, जैसे फिंगर हुई, पेंसिल हुई, कुछ और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो पेनिट्रेट करा दिया, तो क्या उसको भी रेप की कैटेगरी माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए? तो one view was that should be considered to be the rape as well, but in this case साक्षी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no, we cannot change, we cannot enlarge the ये जो scope of the 375, because there is clear cut definition, there is no ambiguity and it's a penal law, strict interpretation होनी है इसकी, यहां पर कोई ambiguity नहीं है। वहां पर लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सेक्सुअल इंटरकोर्स को उन्होंने कहा कि एक शब्द दिया हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स। इन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है 375 है दैट यूजेस द वर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए इसका डिक्शनरी मीनिंग देखना पड़ेगा हमें, और डिक्शनरी मीनिंग में अगर हम देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ द वेजाइना बाय द पेनिस। तो दिस इज द, तो हेट्रोसेक्सुअल इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ द वेजाइना बाय द पेनिस, तो रेप के मीनिंग में हम इसी को ही इंक्लूड करेंगे, वी विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। इसको हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, क्या कहा इन्होंने, बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, provisions of section 375 IPC cannot be altered so as to include all forms of penetration, कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 375 का जो प्रोविजन है, वी कैन नॉट चेंज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 375 टू इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ पेनिट्रेशंस। इसमें जो 375 की डेफिनेशन है, जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो है हेट्रोसेक्सुअल क्या कहा उन्होंने, इंटरकोर्स, एंड दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द वेजाइना बाय द पेनिस। तो 375 का स्कोप वहां पर लिमिटेड है। इट मींस व्हाट, अदर काइंड ऑफ पेनिट्रेशंस were not considered as rape and those were considered as a part of section 354 IPC at that time. Later on the definition of rape was changed, amended, and now you can see the definition is quite broadest possible way mein. Now all kind of manipulations, all kind of penetrations have been included in the definition of the rape now, which is now the part of BNS section 63. This is section 63 ठीक।
जैसे मैंने कहा आप लोगों से दो पार्ट है इसके, एक तो पार्ट है सेक्सुअल एक्टिविटी का, कब कहेंगे हम, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब बेसिकली पेनिट्रेशन से है, किस किस ऑब्जेक्ट के किस किस तरीके से पेनिट्रेशन को उन्होंने रेप के डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, कितनी क्लॉजेस है, सब क्लॉज, ए सब क्लॉज है यहाँ पर, बी सब क्लॉज है, सी सब क्लॉज है, एंड देन इज द डी. These are the four ways, these are the four ways जो डिफरेंट सेक्सुअल एक्टिविटी को जो ब्रॉडेस्ट पॉसिबल स्कोप हो सकता है रेप का, वो इसमें माना गया है. तो मैं अभी आपको इसको शॉर्ट में करके लिखूंगा, लेकिन आई विल कम बैक टू द टेक्निकलिटीज ऑफ एबीसीडी एज वेल. राइट नाउ हम ये मान के चलते हैं कि ऑल काइंड ऑफ पेनिट्रेशंस into the vagina or the other parts of the woman are considered to be the rape. ये है टोटलिटी, इसका जो समअप है सारा वो ब्रॉडेस्ट पॉसिबल में, कि महिला के लैंगिक जो उसके ऑर्गन्स हैं, वेदर इट इज वेजाइना, यूरेथा, और अब तो माउथ को भी इंक्लूड कर लिया गया है, और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी को भी कहते हैं उसमें, तो किसी भी प्रकार के पेनिट्रेशन को अब रेप की कैटेगरी में माना जाएगा. अब उसके बहुत टेक्निकलिटीज में मैं आऊँगा, जैसे मैं आता हूँ एक एक करके, लेकिन मैं इसी पार्ट को इतना ही समझा के आगे आऊँगा कि जो पेनिट्रेशन है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, ईदर ऑफ द ए बी सी और डी, इनमें से किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी हो, और कब हो, बस यहां से आ जाइए आप लोग, अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस. ए बी सी डी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो, और कैसी हो, अंडर दी सर्कमस्टेंसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस. जो नीचे 7 डिस्क्रिप्शंस के सर्कमस्टेंसेस में ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी हो, तब हम कहेंगे दिस इज द ऑफेंस ऑफ रेप. राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दोस 7 सर्कमस्टेंसेस डिस्क्रिप्शंस. नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है आपका उसको एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का, कि ये है तो है बस ये, लेकिन यहां पर जो मीनिंग है कंसेंट बेस पर, ये बहुत आपको मजा भी आएगा. नंबर 1 क्या, अगेंस्ट हर विल. सेक्सुअल पेनिट्रेशन अगेंस्ट हर विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप. यानी कि वो जो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए, पहले कैटेगरी क्या है, अगेंस्ट हर विल. इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा के विरुद्ध, यही कहा जाएगा. एक सेकंड, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध. और दूसरा है विदाउट हर कंसेंट. इन दो को समझिए. देखिए आप, ये पहला उन्होंने क्या करा, कितना डिफरेंटली उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने अगर 2 सर्कमस्टेंसेस अलग अलग जगह दिए गए हैं, अगेंस्ट हर विल कहा है और विदाउट हर कंसेंट कहा है, इट मींस दे मस्ट हैव सम डिफरेंट मीनिंग्स. यही आपको समझना है कि इनका डिफरेंट मीनिंग होगा. अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विल का मतलब होता है, जब हम कहते हैं कि अगेंस्ट हर विल है, इट मींस अपने आप में ये इम्प्लिसिट है कि जो वुमन है, जो महिला है, दैट इज कैपेबल ऑफ कंसेंटिंग. वो सेंसेस में है, द वुमन इज इन द पोजीशन ऑफ हर सेंस. आप समझ रहे, इच्छा के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ, कि वो महिला अपनी इच्छा अभिव्यक्त करने की पोजीशन में है, और वो साफ करे नो. ठीक है, तो इट मींस शी इज इन ए कंडीशन. ये मैं चीजें कुछ लेवल पे लेके जा रहा हूं कि अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा. देखो, अब मैंने अभी एक आईजीपी का मॉक इंटरव्यू लिया, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, और यू विल नॉट बिलीव उनके आंसर देखेंगे आप. मैंने उनसे क्या क्वेश्चन पूछे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का मीनिंग समझाइए, कॉमन इंटेंशन का मीनिंग समझाइए. सबका आंसर ये था कि सर आई विल हैव टू रीड इट. कैन यू इमेजिन, बेसिक्स में दिक्कत है. इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको ये चीज़ समझनी है इंटरव्यू के लिए. यहाँ पर ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये उतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे तो इंटरव्यू से वापस आ जाएंगे. फिर यही चीज़ समझनी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो बेसिक है, जो डायरेक्ट है, उसको इतने अच्छी तरह से पढ़ना है कि हमें कहीं को रोक ना पाए. अब यहीं पर समझिए कि अगेंस्ट हर विल में ही इम्प्लिसिटी ये है कि द गर्ल, द फीमेल इज इन ए पोजिशन टू एक्सप्रेस हर विल, एंड शी इज सेइंग अगेंस्ट नो, दिस इज नॉट. आर यू गेटिंग माय नॉट. तो शी इज कैपेबल ऑफ कंसेंटिंग, वो है कैपेबल कंसेंटिंग की. सही. इसी तरीके से एक शब्द आया, आगे क्या आया, विदाउट हर कंसेंट.
तो सेकंड कैटेगरी कौन सी आई है, बिना उसकी सहमति के। अब यहां पर ये डिफरेंट हो गया, ये देखिए एक वर्ड क्या आया, अगेंस्ट हर विल आया, और दूसरा फ्रेज है विदाउट हर कंसेंट। अगेंस्ट हर विल का मतलब है एक्ट इज डन इन स्पाइट ऑफ द अपोजिशन, लड़की ने विरोध किया उसके बावजूद, डिस्पाइट दैट एक्ट वॉज डन, बट विदाउट हर कंसेंट का मतलब है द गर्ल वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू कंसेंट, शी वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, राइट। तो मे बी ये हो सकता है स्लीपिंग वुमेन हो सकती है, ये कुछ उदाहरण दिए मैंने आपको, वुमेन ऑफ अनसाउंड माइंड हो सकती है, एंड इंटॉक्सिकेटेड वुमेन हो सकती है। ये सारे वो एग्जांपल हैं व्हेन द गर्ल इज नॉट इन ए पोजीशन टू गिव कंसेंट। तो यहां पर हो गया विदाउट हर कंसेंट, हो गया बिना उसकी सहमति के। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए हम ये कह सकते हैं कि एवरी एक्ट डन अगेंस्ट विल इज डन विदाउट हर कंसेंट, ठीक है नहीं। एवरी एक्ट अगेंस्ट हर विल, अगर कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध कह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं इट इज विदाउट हर कंसेंट। लेकिन एवरी एक्ट विदाउट कंसेंट इज नॉट नेसेसरली अगेंस्ट हर विल, ये उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। अगर हम ये कह रहे हैं कि साहब इसकी सहमति के बिना किया गया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया। और अगर भगवान के भाइयों आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, अगेंस्ट हर विल, विदाउट कंसेंट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। विदाउट कंसेंट का मतलब है लड़की ने अपनी सहमति नहीं दी है ना, मे बी शी इज इनकेपेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके विरुद्ध थी, ठीक है। विरुद्ध होने में, नो कहने में तो कंसेंट है ही नहीं, लेकिन जब हम कह रहे हैं विदाउट हर कंसेंट का, इसका मतलब वी आर एज्यूमिंग इन ए पोजीशन इन विच द गर्ल वाज नॉट इन ए पोजीशन टू कंसेंट, वरना बना या तो यस करेगी या नो करेगी, समझ गए आप लोग। तो आपको अब इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन सी 7 सिचुएशंस है, ये आपको रटना पड़ेगा। जो उसके ABCD पार्ट हैं उनको आप बहुत टेक्निकली नहीं भी याद रखेंगे काम चल जाएगा, लेकिन ये जो 7 डिस्क्रिप्शंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। उनमें पहला है अगेंस्ट हर विल, और सेकंड है विदाउट हर कंसेंट, एंड थर्ड कैटेगरी समझ लीजिए क्या है, विद हर कंसेंट। देखो यहां पर नेगेटिव फैक्टर था अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट भी नेगेटिव वाला हो गया। अब यहां पर क्या है, विद हर कंसेंट, कंसेंट तो है बट when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt. Please see this. यहां पे देखिए क्या है कि अगर ये कंसेंट है, यहां पर क्या थर्ड पार्ट क्या आ गया, विद हर कंसेंट, उसकी सहमति तो है बट दिस कंसेंट इज विशिएटेड, ये वो सहमति नहीं है जिसे हम कहते हैं फ्री कंसेंट। बेसिकली यहां कंसेंट का मतलब होता है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। अब यहां पर क्या कहा गया कि यहां पर विद हर कंसेंट तो है बट दैट कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड आउट ऑफ फियर। और यहां से टेक्निकल क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का कि कौन सा फियर की बात कर रहे हैं, तो वो आप समझ लीजिए कौन सा फियर है, पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। या तो मृत्यु का क्या है, या तो मृत्यु का भय दिखाया जाए उसको, या उपहति का भय दिखाया जाए, डेथ और हर्ट। यहां पे ध्यान रखना, दिस इज नॉट द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, दिस इज ओनली द फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ, तो ये इंस्टेंट भी हो सकता है और इंस्टेंट नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, पुटिंग इन फियर किसको, टू हर, उसकी डेथ का, उसको चोट पहुंचाने का डर, या एनी पर्सन इन होम शी इज नॉट इंटरेस्टेड, जो भी एनी पर्सन इन होम शी इज इंटरेस्टेड, उसका भाई, उसके पेरेंट्स, उसका कोई भी, उसका भय दिखा करके उसको उसकी सहमति लेना। तो सहमति तो ली गई लेकिन जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, दैट वाज गिवन आउट ऑफ फियर। अब यहां पर आप स्पेसिफिकली आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई कहे कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा करो
चुपचाप हाँ बोल दो, वरना तुम्हारी मोटरसाइकिल उठा के ले जाएंगे, वरना तुम्हारी स्कूटी उठा के ले जाएंगे, है ना, वरना तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। दैट इज नॉट द फियर ऑफ डेथ, दैट इज नॉट द फियर ऑफ हर्ट। तो बी टेक्निकल, डोंट जस्ट कंसंट्रेट ओवर ओनली द फियर, इट शुड द फियर ईदर ऑफ द डेथ और फियर ऑफ द हर्ट, एंड इट मे बी फॉर हर और इट मे बी टू एनीवन इन होम शी इज इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आप जाइए फिल्म देखिए गंगा जल, गंगा जल में जो यादव था, क्या नाम था उसका, बच्चा यादव, तो बाप था, उसका नाम क्या था छोटे वाले बेटे का उसका, चलिए बच्चा यादव का नहीं, साधु यादव था वो, साधु यादव का सन था बच्चा यादव, यही था, देखो आ जाएगा कहीं ना किसी। तो वो जिस लड़की के प्रेम में था, तो उससे जो किस बात को डराते थे कि तेरा छोटे भाई को मार देंगे, है ना, तो दैट वाज द पर्सन इन होम शी वाज इंटरेस्टेड, यस और नो। तो ये हो सकता है इंटरेस्टेड का इसमें। अभी एक क्वेश्चन आया है सुंदर यादव, अच्छा हाँ ये तेंद्र लड़का कभी कभी काम की बात करते हैं, सुंदर यादव, हाँ सुंदर भैया, बच्चा तो वो था पुलिस इंस्पेक्टर था वो बच्चा यादव, हाँ थैंक यू यतेंद्र। सर एक बार और समझा दीजिए, अगेंस्ट हिज विल विदाउट हर कंसेंट में डिफरेंस क्या है। देखो अगेंस्ट हर विल समझाता हूं, मान लीजिए जो प्रियांश बाबू हैं, इनकी शादी का प्रस्ताव चल रहा है, सही है, और ऐसी किसी लड़की के साथ इनका विवाह प्रस्ताव आया है जो कि अनपढ़ है लेकिन बहुत अमीर है, सही है। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, कह रहे साथ मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, और फिर भी इसकी शादी उससे करा दी जाती है। तो ये क्या कहेगा कि मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी कराई गई, क्योंकि यू आर डायरेक्टली अपोजिंग दैट। तो ये होता है कि व्हेन द गर्ल इज एक्सप्रेसिंग अपोजिशन, डोंट डू इट विद मी, है ना, ये बचाओ बचाओ वट एवर कुछ भी, मतलब शी इज रिएक्टिंग, शी इज अपोजिंग, इट मीन्स यू आर डूइंग दैट एक्ट अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो। दूसरा क्या कर रहे हैं, इच्छा तो व्यक्त कर ही नहीं पा रही है वो, एक लेडी है, एक महिला है जो मान लीजिए वो इंटॉक्सिकेटेड है, एंड शी इज नॉट इन ए कंडीशन टू कंसेंट और टू अपोज, और आप कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसे कर लिया, इसने मना भी नहीं किया था, इसने अपोज नहीं किया था, तो भाई अपोज नहीं किया था इसका मतलब ये भी नहीं कि इसने कंसेंट दे दी थी, तो ये कहलाएगा विदाउट कंसेंट। सिंपल सी बात है कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी विद कंसेंट है तो ये रेप नहीं होगा, अगर विद कंसेंट नहीं है तो फिर ये रेप है, ऐसे मान लीजिए। अब विद रेप से विद कंसेंट के बाद में क्या क्या रह जाता है, अगेंस्ट रह जाता है, विदाउट कंसेंट रह जाता है, या विशिएटेड कंसेंट रह जाता है। जो सहमति के केस में कौन कौन से केस हो सकते हैं, देखिए नंबर 1 क्या हो सकता है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट लैंग्वेज से बाहर आते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी बोल रहा हूं उसको मैं, क्यों, क्योंकि कई तरह की एक्टिविटी होगी इसमें। वो जो सेक्सुअल एक्टिविटी एक होता है विद कंसेंट, ये हो जाएगा नोट रेप, नोट रेप। अब अगर यहां चले जाइए इसके बाद में, अगर वो इसके केस विदाउट, कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, विदाउट कंसेंट, कंसेंट थी ही नहीं। दूसरा उससे ऊपर क्या हो सकता है, अगेंस्ट विल। तीसरा क्या हो सकता है, कंसेंट तो है बट वो विशिएटेड है, या नोट फ्री, स्वतंत्र सहमति नहीं है। इन तीनों केस में कहीं भी चले जाइए, यहां पर हो जाएगा रेप, इसको हम कहेंगे रेप की पोजीशन में कहेंगे। अगेंस्ट विल में तो डायरेक्ट अपोजिशन आता है प्रतिमा मैडम, ठीक है। विदाउट कंसेंट का मतलब है कि सहमति ली नहीं गई। जैसे मान लीजिए कि प्रतिमा तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी तय कर दे और तुमसे पूछा भी ना गया हो, घर पे आके कहें, तुम्हारे भैया कहें, तुम्हारे पिताजी कहें कि आज बड़ा खुशी का दिन है, प्रतिमा तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा रिश्ता
वहां के जमींदार के लड़के से हो गया है, फिर वेर एम आई, तुम कहो ये तेरे क्या पूछते उससे, तो तुमने अपोज भी नहीं किया अभी तक, लेकिन तुम्हारी कंसेंट भी नहीं ली गई है, समझे? तो वो हुआ विदाउट कंसेंट। वो सिचुएशन कहां आ सकती है, जहां पर महिला कंसेंट देने की स्थिति में ही नहीं हो गई, तो ये हो गया, ठीक। और एक स्थिति क्या आती है कि कंसेंट तो ले ली गई टेक्निकली, लेकिन गलत तरीके से ली गई, उसको डरा धमका के ली गई। तो जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड, वहां अगर इनिशियल वर्ड पे जाओगे तो विद हर कंसेंट आएगा लिखा हुआ, लेकिन कंसेंट कैसे ऑब्टेन की गई है, जो टेक्निकल चीजें जो समझने की समझाया मैंने आपको, दैट शुड बी आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ और ऑफ द हार्ट, ठीक। और ये जो फियर किसको हो सकता है, उसको खुद को हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को फियर दिखाया गया, इंजरी दिखाई गई हो जिसमें वो उसका हित हो। नेक्स्ट है जी फोर्थ है, विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज, जब जब वो आदमी जानता है दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, कि वो उसका पति नहीं है, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू whom शी इज और बिलीव्स हरसेल्फ टू लॉफुली मैरिड। अब यहां पर क्या देखो, हालांकि एक सेक्शन और भी आगे जाकर के मिलेगा ऐसा, तो जो जो उसमें आते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज में, हाँ उसमें भी ये इसी सिमिलर सेक्शन मिलेगा आपको, लेकिन अभी इसी को समझते हैं। विद हर कंसेंट, यहां पर सहमति दी गई है, लेकिन यहां पर क्या है देखिए, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द मैन, मैन की नॉलेज क्या है, मैन की नॉलेज ये है कि उसको पता है कि वो उसका पति नहीं है, जो मैन है उसको पता है कि मैं इसका पति नहीं हूं, और ये जो सहमति दे रही है, मुझे अपना पति समझ करके सहमति दे रही है। जैसे मान लीजिए दो जुड़वा लोग हो, भाई भाई हो, दो एक जैसे दिखते हो, बड़े भाई के साथ शादी हुई, बड़े भाई की पत्नी है, और छोटा भाई जाकर के हम बिस्तर होता है उसके साथ, और लेडी भी जो है खुशी खुशी उसके साथ हम बिस्तर होती है, लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में क्या है कि वो उसका पति है। लेकिन जो पुरुष है वो ये जानता है कि इतना इजीली जो मेरे साथ ये कोऑपरेट कर रही है, ये इसलिए नहीं कर रही कि तेरे साथ कर रही है, वो तो बेसिकली वो अपने तुझे अपना पति समझ रही है, इसलिए कर रही है। तो यहां पर फियर का एलिमेंट नहीं है। जो थर्ड क्लॉज है और जो फोर्थ क्लॉज है, इन दोनों में ही कंसेंट आई है, लेकिन थर्ड में क्लॉज जो कंसेंट है दैट इज आउट ऑफ फियर ऑफ डेथ और हर्ट है। यहां पर यू कैन से इट इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट कह लीजिए, मिस परसेप्शन कह लीजिए, मिस परसेप्शन कह लीजिए। जो लेडी है उसको लगता है कि देखिए क्या, दो शब्द हैं टेक्निकलिटीज पढ़ेंगे तो, शी बिलीव्स व्हाट, ठीक, कि शी इज लॉफुली मैरिड, या तो वो लॉफुली मैरिड है या बिलीव्स हरसेल्फ टू लॉफुली मैरिड, दोनों ही सिचुएशन में, या तो वो हो वास्तविक रूप से उसका ऐसा विश्वास है, तो दो लड़के को पता है, मैन को पता है कि ये सहमति मुझे क्यों मिल रही है। अब यहां पर आप देखिए ओपनिंग वर्ड से फिर जाते हैं थोड़ा सा, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप, क्या है ये, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप। नाउ ए मैन का मतलब क्या हुआ यहां पर, that is has been defined very beautifully in your section 2। सेक्शन 2 में मेन मैन की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन आईपीसी में तो सेक्शन 10 था मैन वुमेन, यहां पे सेक्शन 2 में देखो कहां पर डिफाइन है, 19 में क्या 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 डेफिनेशन बताइए, मेल ऑफ एंड मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। एनी एज का मतलब होता है कि कोई भी उम्र का, वो 13 साल का भी हो सकता है, वो 14 साल का भी हो सकता है, समझे, वो 12 साल का भी हो सकता है, वो 12 साल से कम का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। और जनरल एक्सेप्शन के साथ में आप पढ़ेंगे तो अगर वो 7 ईयर्स से कम का है तो सेक्शन कौन सा आएगा, 20 उसको बचा लेगा, अगर 7 साल से छोटा बच्चा है तो वो, है ना। लेकिन 7 साल से बड़ा है
और 12 साल से छोटा है तो सेक्शन 21 ये कहता है कि उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। और अगर वो 12 साल से बड़ा है, 12 ईयर से अधिक है, तो फिर हम उसको ले जाएंगे, एक्यूज तो होगा लेकिन वो जुवेनाइल कहलाएगा। ठीक है। और 16 टू 18 ईयर्स की कैटेगरी में जाकर के फिर हम देखेंगे कि उसको जुवेनाइल ट्रीट करना है या फिर उसको रेगुलर एक्यूज की कैटेगरी में भेज देना उसको उसमें पर जाकर के। तो मैन से ये ध्यान रखना, नेवर गेट कंफ्यूज कि मैन का मतलब ये नहीं है कि जिसकी छवि आपके दिमाग में आती है कि बड़ा ही व्यक्ति कोई मैन की कैटेगरी में आएगा। मैन क्योंकि बीएनएस में डिफाइन किया गया है और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही आप चलेंगे, क्योंकि उसमें 2 की जरा सेक्शन 2 की क्लॉज देखिए बेटा, सेक्शन 2 पे जाइए रहा, बार बार समझाना पड़ता है मुझे, रेलिवेंट है क्योंकि वो सेक्शन 2 की जो ओपनिंग वर्ड है वहां पर क्या लिखा हुआ है, अनलेस, कल भी समझाया था, कॉन्ट्री इज प्रोवाइडेड, अनलेस कॉन्टेक्स्ट, अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इट मीन्स या तो स्पेसिफिकली एज दे दी गई हो, है ना, नहीं तो फिर एज पर हम डेफिनेशन चलेंगे। मैन की डेफिनेशन का मतलब होता है मेल ऑफ एनी एज। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे हर हालत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कब है, 5th का है, ये भी कंसेंट का मामला है। विद हर कंसेंट, व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट by reason of number 1 unsoundness of mind, number 2 intoxication, number 3 administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। ये भी समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसकी टेक्निकलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर क्या है देखो, यहां पर है विद हर कंसेंट अगेन, तो ये थर्ड, 4th और 5th पे अभी तक सब आ चुके, विद हर कंसेंट आ रहा है, विद हर कंसेंट आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, इसको जरा आप भगवान के नाम लेकर के, जरा मैं आपको एक ये लेकर आता हूं सेकंड कैटेगरी में, एक सेकंड, ये सेकंड कैटेगरी में थी विदाउट हर कंसेंट। इन दोनों का अंतर समझ लेना क्योंकि यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है। जो जो ये 5th सर्कमस्टेंस है, इसमें क्या है, कंसेंट दी जा रही है, एक लड़की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, समझिए इस बात को, द गर्ल इज ऑफ अनसाउंड माइंड। वन सिनेरियो इज दैट शी इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड शी इज नॉट गिविंग कंसेंट, उसको पता ही नहीं है, या स्लीपिंग वुमन है, तो वो कौन सा केस हो गया, विदाउट हर कंसेंट। यहां पर क्या है, दो द गर्ल इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड शी इज गिविंग कंसेंट एज वेल। हाँ देखो कितनी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस को उन्होंने पिक किया है। यहां पर ये सिनेरियो है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, कौन कौन से रीजंस हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये जो स्टूपिफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस बात कर रहे हैं, इसको मैं समझाता हूं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नशा हो जाता हो। ये सेक्शन 328 आईपीसी की बात कर रहा है और ये जनरली हर प्रेम कहानी में लगता ही है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, ये मेरे पड़ोस में रहता था और मुझसे डेली कहता था मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, सही है। और एक दिन मुझे मिला, इसने मुझे खिलाया पिलाया कुछ और मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैं बिहार के किसी गांव के किसी घर में थी, मुझे नहीं पता। उससे पूछोगे तुम यहाँ से लेकर वहां तक आ गई मूर्छा, नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद हमने शादी कर ली, हम शादी से रहने लगे। तो वो ये जो एलिमेंट था तो कंसेंट का मामला, ऐसे केस में क्या होता है, कंसेंट होती है। लेकिन जब लड़की वालों को क्या होता है कि भाई उनकी इज्जत का सवाल है। अब अगर ये कहते हैं समाज में शादी इसमें कर नहीं सकते, गैर बरादरी का मामला है, तो अब एक आखिरी रास्ता उनको यही बचता है कि लड़की से यह कहलवाया जाए कि जो कुछ भी हुआ, लड़की भले ही कह रही है
कि सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ, लेकिन चुपचाप ऐसे लिख तेरे साथ जबरदस्ती हुई है, तो फिर वो स्टोरी बनकर आती है कि मुझे अब यहां से लेके तुम कहाँ, इतनी दूर हजारों किलोमीटर बिहार कैसे पहुंच गए बिना कंसेंट के? भाई जोर जबरदस्ती होगी तो यहीं पर हो जाएगी, वो जो ना होगा वहां पे कैसे लेकर जाएगा? इतना ट्रैवलिंग करेगा, बस में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, टिकट भी लेगा, चलेगा भी, लाद के ले नहीं जा सकता, कैसे करेगा? तो उसका एक तरीका मुझे कुछ खिला पिला दिया था और मुझे याद नहीं क्या हुआ, फिर मैं बेहोश हो गई थी। तो जनरली ये सेक्शन 328 आईपीसी का देख लेना, बीएनएस में कहां पहुंचे इसमें, इसे बोलते हैं स्टूपिफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस। लगभग हर उसमें ऐसा ही होता है, हर उसमें। ये कौन सी एज में होता है? जब जो लड़की की उम्र 17-18 साल के आसपास, 15-16-17-18, और लड़के की उम्र भी 18-19-20 के आसपास होती है। दोनों के हार्मोन्स का लेवल अलग ही, हाई लेवल पर अलग होता है, और वो हार्मोन्स ही कराते हैं, और क्या। अब तुम 30 के बाद में ऐसी इमेच्योर बात करके दिखा दो, हिम्मत ही नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि वो आएगा ही नहीं अंदर से। दैट इज ऑल गेम ऑफ केमिस्ट्री, नथिंग मोर देन दैट। सो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, इंटॉक्सिकेशन हो, या थर्ड रीजन होगा स्टूपिफाइंग अनहोलसम सब्सटेंस की वजह से, इसका रिजल्ट क्या निकला? शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट। जिसके बारे में वो सहमति दे रही है, उसकी नेचर और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये उसको नहीं पता है। तो यहां पर जो एक्यूज है वो क्या कह रहा है? शी गिव द कंसेंट, शी इज गिविंग हर कंसेंट, कंसेंट दे रही है लड़की। लेकिन ये अगर बात सामने आती है कि व्हाई शी गेव कंसेंट, उसके पीछे क्या एलिमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ और हर्ट था, तो पीछे चला जाएगा वो। या सेकंड कैटेगरी में क्या गया था विद कंसेंट में, उसका उसका जो है मिसपरसेप्शन हो गया वो, कि उसको अपना हस्बैंड ही मान के चल रही थी। और यहां पर क्या है कि दो शी इज गिविंग कंसेंट बट शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। तो प्लीज लेट मी नो यहां तक आपको समझ में आया नहीं है? 5 एलिमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, कम ऑन फास्ट। ठीक, बढ़ते हैं आगे को। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं, मैं भूल जाता फिर, मैंने कभी शेयर कर लेता हूं। 6 पर आ जाइए। अब आ जाइए, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की हो। व्हेन शी इज अनेबल, यहां पर आ गया अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो अनेबल टू ही हो। तो इनमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है। एज कितने लिख लीजिए, अंडर 18 ईयर्स हो गया। यहां पर विद कंसेंट या विदाउट कंसेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता अंडर 18 ईयर्स में। यानी कि अंडर 18 ईयर्स की अगर लड़की है, उसने कंसेंट भी दी हो, तो तब भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेप। और ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मेरी कोर्ट की ही घटना है। आपको सब, ये आपको बहुत हल्की सी बात लगेगी, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्राण घातक हो सकती है। ये आपको मेरी कोर्ट का अनुभव बताता हूँ आपको मैं, कि जब मेरी कोर्ट ड्यूटी फास्टर कोर्ट में थी, यानी कि जिस कोर्ट में ये स्पेशल कोर्ट रेप केसेस से सुनवाई होती है, उसमें मुझे बुलाया गया आर्गूमेंट्स के लिए, आर्गूमेंट्स ऑन बेल, कि पीपी साहब बहस कीजिए, बेल एप्लीकेशन है। तो कई बार हम मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, तो हम लोग ऐसे पूछते हैं, हाँ वकील साहब क्या है इसमें? सर कुछ नहीं है इसमें, तो लड़की हॉस्टाइल हो गई है। द गर्ल हैज बिकम हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब शी हैज चेंज हर स्टेटमेंट, जो उन्होंने पुलिस को दिया है या मजिस्ट्रेट को 164 में लिखवाया, वो चेंज हो चुका है। तो जब हम लोग जब कोई विटनेस हॉस्टाइल होता है, तो हमारे माइंड में होता है, क्योंकि हमें फिर उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना पड़ता है। तो मैंने कहा कहाँ हॉस्टाइल हो गई? कह रहे सर हमने इसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, और क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने इसे क्वेश्चन पूछा कि देखो जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारी मर्जी से हुआ था ना? तो उसने कहा हाँ हाँ ये बात सही है कि आई कंसेंटेड दिस। तो उन्होंने ज़्यादा लेंथी क्रॉस भी नहीं किया, 1-2 क्वेश्चन इसी पे किए कंसेंट पे, कि मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, हर तरीके से मेरी कंसेंट से हुआ है। और जनाब इसके बेस पे देखो अब तो मामला बनता नहीं है, कंसेंट हो गई इसमें लड़की की। तो मैंने कहा सर बस ठीक है कंसेंट हो गई, लेकिन एक बार एज और देख लो उसकी, शी इज बिलो 18 ईयर्स। वकील साहब ने एज पर फोकस ही नहीं किया था, और पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन वो कंसेंट बेस्ड ले गए वो। तो उसमें मैंने कहा अब तो जज साहब भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रिकॉर्ड पर आ चुका, अब सेक्सुअल हुआ है, आपने क्रॉस में भी एडमिट कर लिया एक तरीके से केस, लेकिन कंसेंट बेस्ड लिया है, कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ध्यान रखना, अंडर 18 ईयर्स में इवन विदाउट हो तो फिर तो है ही है रेप। विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट तो हर जगह रेप होगा, इवन 18 प्लस में भी होगा, लेकिन अंडर 18 में अगर विद कंसेंट भी है, देन इट विल अमाउंट टू रेप। एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हाट,
when she is unable to communicate consent, she is unable to communicate consent, जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती है, कॉमा में है, उस तरह की पोजीशन पहुंच गई जहां पर उसकी पोजीशन में ही नहीं है उसमें। अब आ जाइए एक्सप्रेशन 1 में क्या कहता है ये, यहां पर एक बायोलॉजी वाली बात आ गई सारी, जहां पर क्योंकि हम लोग वेजाइना वेजाइना का यूज करते हैं यहाँ पे, तो वेजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। इसमें हिंदी में कुछ शब्द दिया गया है क्या? इसको वैसे ही कर लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं करना, बस इस शब्द को दिमाग में बिठा लीजिए, लेविया मेजोरा और वेजाइना। वेजाइना के मीनिंग में लेविया मेजोरा भी आता है बस। एक्सप्लेनेशन 2 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कंसेंट के मीनिंग को डिफाइन किया गया यहाँ पर। कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलेंटरी एग्रीमेंट, स्पष्ट स्वैच्छिक, स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। वॉलेंटरी स्वेच्छा से, एग्रीमेंट का मतलब यहां पे कोई करार से नहीं, यहां पर सहमति से। सो बेसिकली व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, जेस्चर्स और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन communicates willingness to participate in the special। तो ये जो वर्ड मैंने गोल्डन कलर में हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, communicates willingness, that is the consent। तो when can you say the girl has consented? हम कब कहेंगे कि लड़की ने कंसेंट दी? when the girl communicates that consent। और ध्यान रखना ये कंसेंट है बिफोर द एक्ट होना चाहिए, नोट द आफ्टर द एक्ट, कि एक्ट हो गया और उसके बाद में उसके हाथ पैर जोड़ करके फिर कौन ठीक है चलो सहमति थी मेरी, वो सहमति नहीं है, सहमति पहले वाली सहमति। तो यहां पर कम्युनिकेशन, इस लाइन को अपने दिल दिमाग पर छाप लीजिए, कंसेंट का मतलब है कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। अब वो जो कम्युनिकेशन करती है, कम्युनिकेट कैसे कैसे कर सकती है? दैट कैन बी डन बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा कर सकती है, इशारों से कर सकती है, और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और किसी भी प्रकार से वर्बल और नॉन वर्बल को हिंदी में बोलते हैं शब्दों, देखो इस जैसे भी संकेत, संकेत के द्वारा, मौखिक या अमौखिक किसी प्रकार की संसूचना द्वारा। तो वर्बल मीन्स मौखिक, अमौखिक कम्युनिकेशन के द्वारा, किसी भी प्रकार से, मीनिंग देयर बाय की जो कम्युनिकेशन है उसका जो फॉर्म है वो कुछ भी हो सकता है। दैट में बी द वर्ड्स, दैट में बी द गेस्चर्स, संकेत भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्टिव कंसेंट होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? सो इन 3 शब्दों को रट लीजिए, इसमें अगर रटना है कुछ आपको तो वो 7 सर्कमस्टेंसेस रटने हैं, और ये कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, ये रट लीजिए। कंसेंट का मीनिंग एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है, ये घोटना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से, इसी को घोट लेना, बिकॉज यू विल यूज दिस लाइन एट सेवरल प्लेसेस इस कंसेंट के मीनिंग को समझाने के लिए। अब इसी को एक्सप्लेन और करके समझ लीजिए, क्योंकि सारा खेल, सारा डिफेंस और सारा एक्यूजेशन कंसेंट बेस्ड है इसमें। प्रोवाइडेड दैट ए वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट, एक महिला जो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, फिजिकली भौतिक, भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, विरोध नहीं करती है टू एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन, shall not by reason only of that be regarded as consenting to the sexual activity। मतलब विदाउट रेजिस्टेंस को आप कंसेंट नहीं मान लेंगे। इट मीन्स व्हाट, कोई मैन एज्यूम नहीं कर सकता है कि इसने मना भी तो नहीं किया था, इससे रेसिस्ट भी तो नहीं किया था। तो आप समझ रहे हो, पहली कैटेगरी कौन सी आ गई? अगेंस्ट हर विल,
वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, उसमें तो क्लियर कट है, कुछ कुछ रहा ही नहीं है, वो दिखेगा। अब ये दिखेगा कैसे, प्रूव और डिस्प्रूव कैसे होते हैं ये सारी चीजें, प्रूव और डिस्प्रूव होंगे अगर अगेंस्ट हर विल होगा, अगर अगेंस्ट हर विल होगा पहली कैटेगरी, तो उसके कुछ ना कुछ प्रूफ दोनों की बॉडी पर मिल जाएंगे। कुछ स्क्रैच मार्क्स हो सकते हैं, है ना, और आजकल की फोरेंसिक साइंस इतनी आगे डेवलप कर गई है, वो हर जगह से एक्यूज को निकाल देगी, बॉडी पर मतलब फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं, है ना। तो कमर पे स्क्रैचेस आ गए, लड़की के हाथ में वो आ गया, उसकी स्किन आ गई, है ना, लड़की के बॉडी पार्ट पर जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर इंजरी आई हुई है, उस तरीके से चल जाएगा पता कि ये फोर्सफुल था, अगेंस्ट विल था, या सहमति से था। सहमति से होगा तो वैसी इंजरी होगी ही नहीं उसमें, वो तो अगेंस्ट विल हो गया, नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, है ना। विदाउट हर कंसेंट में क्या वो सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे कि व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ द गर्ल, कि वो सहमति कैसे कह रही है विदाउट हर कंसेंट हुआ जो भी है, क्योंकि यहाँ पर शायद हो सकता फिजिकल मार्क्स उस तरीके से नहीं भी आए, आ भी सकते नहीं भी आ सकते उस तरीके से। नेक्स्ट कैटेगरी हो गई आपकी विद कंसेंट, तो हम समझिए कि कंसेंट है लेकिन अलग अलग तरीके से, कंसेंट इज नॉट द कंसेंट वी नीड फॉर दैट। एंड अब ये कैटेगरी आई है, एक कैटेगरी वो आ गई कि एक्यूज कह रहा है साहब कि उसने रेसिस्ट नहीं किया, ना इसने मना किया, है ना इसने वर्बली हाँ किया, लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा था तो सर इसकी अगर सहमति नहीं थी तो ये तो कुछ रेसिस्ट तो करती ना। ये बहुत ही ज्यादा एक एक ऐसी हेजी कंडीशन होगी, ब्लर कंडीशन होगी, जहां पर कंफ्यूजन वाली स्टेट हो गई यहां पर भी है। तो उसी लिए कि इन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन में ही इसको ऐड कर दिया है कि हम जो कह रहे हैं कान खोल के सुन लो, कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल वॉलंटरी कंसेंट, स्पष्ट स्वेच्छा से सहमति। नहीं आ रही है समझ में, तो अलग शब्दों में समझ लो कि अगर लड़की ने मना नहीं किया है, वुमेन डज नॉट रेसिस्ट फिजिकली, सो it shall not be considered that, it shall not be regarded as that consenting to sexual activity. तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन ऑफ विलिंगनेस इज रिक्वायर्ड, मीनिंग देयर बाई कि गर्ल की तरफ से एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए उसकी विलिंगनेस का, उसकी पैसिव कंसेंट भी नहीं चाहिए। यहां पर पैसिव कंसेंट का मतलब है कि उसने रेसिस्ट नहीं किया, तो आप कहेंगे साहब इंप्लाइड कंसेंट है। ये मैंने रेप के केस में मैंने क्या कहा आपको कि सबसे ज्यादा टेक्निकल अगर बात है तो वो कंसेंट की है। कंसेंट के कितने वेरिएबल्स है, उसमें इतना नहीं है जितने वेरिएबल्स उन्होंने दिखा दिए एबीसीडी, वैसे प्रैक्टिकली केस में आते ही नहीं है, और नाम से एग्जाम में पूछा जाए वो कि भाई कौन सी कैटेगरी में एबीसीडी में फॉल करेगा नहीं करेगा, उतनी टेक्निकलिटी वहां नहीं है, उतनी टेक्निकलिटी यहाँ पर है। तो कंसेंट को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेंट। कंसेंट का मतलब है अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, का मतलब हुआ कि स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति, और उस सहमति को भी कम्युनिकेट होना चाहिए, समझे कि वो कम्युनिकेट करे। हाँ ये हो सकता है कम्युनिकेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है कि वर्बल ही कम्युनिकेशन वो कहे लिख कर दे हाँ 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 ऐसा करना ना, ये संकेतों से हो सकती है, शब्दों से हो सकती है, संकेतों से सकती है, या मौखिक और अमौखिक किसी भी प्रकार की संसूचना के द्वारा हो सकती है, बट होनी चाहिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शब्द लिखा है इसको भूल मत जाना, इट इज व्हाट द कम्युनिकेट्स, यानी कि वो कम्युनिकेट करे, बताए क्या, विलिंगनेस, उसकी अपनी इच्छा। अगर वो मना करती है, मना नहीं करती है, डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट, इसको भी डज नॉट रेसिस्ट द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन को रेसिस्ट नहीं करती, यानी कि होने देती है। इट शैल नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ दैट, केवल इस वजह से शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी, केवल इसलिए वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंटिंग नहीं मानी जानी चाहिए। अब ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब आपके मन में आएगा कि सर इस तरीके से प्रूफ डिस्प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो प्रूफ और डिस्प्रूफ तो फिर वो डिपेंडेंट अपॉन द एग्जामिनेशन चीफ
और क्रॉस एग्जामिनेशन और विटनेस पर होगा कि उन सरकुम, इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। ऐसा भी अगर अगर देखो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं कि पहले गर्ल ने पॉजिटिवली कम्युनिकेट भी करा, सब कुछ सहमति से भी हुआ, और बाद में लड़की ने कहा नहीं नहीं मैंने तो मना किया था। इसका कोई प्रमाण तो हो नहीं सकता उस तरीके से, इसी को वीडियोग्राफी भी नहीं हो सकती। वो तो फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही प्रूव हो सकता है कि वेदर दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ केस ऑफ कंसेंट और नॉट, ये इस तरीके हो सकता है। तो लेकिन जज जुडिशरी के एग्जाम के लिए आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रूव कैसे होगा, कोर्ट में नहीं होगा। कई बार बच्चे इसी भ्रम में पड़ जाते थे प्रूव कैसे करेंगे नहीं करेंगे, वो आपका गेम पूछेगा ही नहीं आपसे। आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द रेप, या कंसेंट में भेज देंगे कि एक लड़की है उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई एंड ड्यूरिंग दैट एक्ट शी डिड नॉट रेसिस्ट फिजिकली, द एक्यूज टेक्स द डिफेंस ऑफ कंसेंट। तो आप कहेंगे कि भाई ये एक्सप्लेनेशन के प्रोविजो में ये बात दी गई है कि अगर उसने फिजिकली रेसिस्ट नहीं भी किया तब भी इसको कंसेंट नहीं मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपके इसमें। या कंसेंट पर आ जाएगा, मतलब कब कब रेप हो सकता है, तो अगेंस्ट हर विल, विदाउट कंसेंट, विद कंसेंट ऑन दिस, ये सारी चीजें रेडी होनी चाहिए आपको। तो प्लीज लेट मी नो आपको यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, कम ऑन फास्ट। जो स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट का मतलब है जो कंप्लेंट सेक्सुअल एक्ट है, जिसकी कंप्लेंट की गई है कि मेरे साथ ऐसा किया। देखो बताओ क्या उसमें क्या, जो मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हो ABCD 4 चीजें हैं, है ना, ए की कंसेंट है, बी की कंसेंट नहीं है ना। तो देखो कंसेंट तो फिर वो सेक्सुअल एक्ट में ना, फिर तो कंसेंट इज कंसेंट, फिर वो ये नहीं है कि इसकी कंसेंट थी उसकी कंसेंट नहीं थी, इस तरीके से बाइफरकेट नहीं कर सकते उसको। वो सेक्सुअल वो जो है जो एक्ट, ये बता क्या कह रहे हैं, देखो इनका कहना ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर रेप के केस में, प्लीज सी द स्क्रीन, ये आपका सेक्शन 63 BNS हुआ, रेप की डेफिनेशन हुई, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ नंबर ए, नंबर बी, यहां पर क्या है, नंबर ए और नंबर बी और नंबर सी और नंबर डी, ठीक है। यहाँ लो और नहीं और ही, और सब है ना। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैन है वो ए और बी और सी और डी, इन चारों एक्टिविटीज में कुछ भी करेगा तो वो रेप माना जाएगा, ठीक है। तो अगर अब कोई कहता है आप में से कि साहब मान लीजिए ए की तो सहमति दी, बी की सहमति नहीं दी, है ना, तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो वो होगी, पूरा जो प्रोसेस है वो, उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते अलग अलग उसमें। तो दैट विल बी ए कंसेंट और नो कंसेंट फॉर द दैट एक्टिविटी। ये वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर केवल एक ही कंप्लेंट है। कोई लड़की ये नहीं कह सकती कि मैंने पिनाइल पेनिट्रेशन की सहमति दी थी लेकिन माउथ के द्वारा नहीं दी थी, तो उसका होगा उसका नहीं होगा। एक मतलब एक एक्टिविटी के लिए नो रेप और सेकंड एक्टिविटी के रेप, ये इम्प्रैक्टिकल भी है। और दूसरी बात, एक शब्द होता है कोई एक घटना, वो एक मोमेंट नहीं है, उसको आप सेकंड्स में मिनट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी साइंटिफिक स्केल पर कि इस पॉइंट की थी सहमति थी। वो तो पूरी पूरी एक्टिविटी के लिए ही आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल एज वेल। ये कंप्लेंट भी अपने आप में इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी, वो समझे आप। कोई गल ये कोई कंप्लेंट ऐसी प्रैक्टिकली भी नहीं हो सकती कि मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए दी थी लेकिन इस चीज के लिए नहीं दी थी, एक पार्ट के लिए दी थी, बी के लिए नहीं दी थी मैंने। ये पूरी घटना को एक एक्टिविटी माना जाना चाहिए, ये मेरी अपनी समझ है। और इसके अगर किसी का कोई अपोजिट तर्क हो तो वो मुझे दे सकता है अभी। नहीं देखिए ये चार में से क्या किसी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD, है जिनको हम चार, अगर कुछ लोग कह रहे हैं चार पढ़ाए तो है नहीं सर ने, भाई वो भी पढ़ाऊंगा तो मैं भाई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले जो और काम की चीजें वो निबट जाएं, पहले उस कंट्रोवर्शियल पार्ट पे बाद में आएंगे। ABCD, इस ABCD में कोई से भी पार्ट, कोई सी भी एक्टिविटी अगर है तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगी। दो कब होगी, देखिए ये बनेगा ग्राफ कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं इसको आप, ये रहा
A or B or C or D under circumstances 1, 2, 3rd, 4th, 5th, ये 7 सर्कमस्टेंसेस है। इनमें और है ना? नहीं, एनी वन ऊपर लिख दिया, उसे ऊपर लिख दिया था तो और ही माना जाएगा वो। तो इनमें से चाहे वो ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक। अब अगर घटनाएं सिंगल है, टाइम, डेट, प्लेस एक ही है, वो क्वांटिटी में है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक अलग समझिए। एक कंप्लेंट ये आई कि ये 5 लोग हमारे घर पर आए, इन्होंने हमारे घर का दरवाजा तोड़ा, फिर ये घर में घुसे, इन्होंने मेरे मेरे भाई का पैर तोड़ दिया, मेरे पिताजी का गला घोट दिया, हमारे घर को आग लगा दी, है ना? इस तरीके के उसमें आते चले गए। तो वहां पर ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये 4 एफआईआर नहीं होंगी, इसकी सिंगल एफआईआर होगी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लग जाएंगे एज पर द एलिगेशंस। डिफरेंट चार्जेस होंगे। हाथ पैर तोड़ने का ग्रीवस हर्ट हो जाएगा, मारने का कल्पित होमिसाइड या मर्डर हो जाएगा, मिसचीफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के लिए हो जाएगा। डिफरेंट चार्जेस हैं ये। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन क्या है? ऑल दीज ऑफेंसेस वर कमिटेड इन ए सिंगल सीरीज ऑफ एक्ट्स। पूरी पूरी एक घटना है वो। सेक्सुअल एक्टिविटी के केस में क्योंकि चार्ज सेम है रेप का, आप उसको उस तरीके से लिए अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि उस सेक्सुअल एक्टिविटी में एक पार्ट का कंसेंट थी, दूसरे पार्ट की नहीं थी। क्योंकि वो, हाँ ये हो सकता है आज कंसेंट है, नेक्स्ट टाइम बी पार्ट हुआ, उसकी मैंने कंसेंट नहीं दी थी, तो वो एक ट्रांजैक्शन ही अलग हो गया। वो एक ट्रांजैक्शन में एक ही कंसेंट, दूसरी कंसेंट, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी है और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, चले आगे को। कहाँ थे हम लोग? एक्सेप्शन 1 पर आ जाते हैं हम लोग, है ना? एक्सेप्शन नंबर 1 पर पहला एक्सेप्शन क्या है? ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट। बहुत अंडरस्टैंडेबल है। अगर पेनिट्रेशन मेडिकली कोई मेडिकल प्रोसीजर के लिए है तो उसको रेप नहीं माना जा सकता। दूसरा क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, कब? द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। यानी कि इसको मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नकार दिया गया है। मैं आपकी जानकारी में दे दूं, लिटिगेशन इज पेंडिंग इन द दिल्ली हाई कोर्ट एंड एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का मतलब ये है, मैरिटल रेप का मतलब ये है कि जो वाइफ है उसको भी ना कहने का राइट होना चाहिए, ना कहने का अधिकार होना चाहिए। और अगर उसका पति अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करता है तो उसको रेप माना जाना चाहिए। ये है एक वर्ग का कहना, चाहिए जो इस बात में विश्वास करते हैं कि भाई द वाइफ इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और उसके भी अपने राइट टू प्राइवेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, दोज शुड नॉट बी वॉयलेटेड जस्ट बिकॉज नाउ शी इज द वाइफ। जो दूसरा तर्क है उनका कहना यह है कि मैरिज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना और इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। और जैसे ही एज सुन एज यू गिव रिकॉग्निशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेप, no marriage will sustain. There will be disorders in the family. There will be no mutual confidence or mutual belief. Husband will remain always under a constant fear कि कब उस पर ये एलिगेशन आ जाए कि दिस वाज नॉट द केस, बिकॉज दैट इज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड नो देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट। हाँ, तो प्रैक्टिकल भी नहीं है और उससे क्या होगा? फैमिली जो है, फैमिली डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, उसमें फैमिली टूट जाएंगी पूरी तरीके से। तो इसीलिए अब ये मैटर पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। कोर्ट से पूछा, फिर क्या होता है कि वो सरकार से पूछते हैं तुम्हारा क्या हुआ कहना, तो उन्होंने शायद मना ही किया उसको। तो उस ऐसी स्थिति में वहां पर भी पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी है।
अब देखते हैं क्या है, तो समटाइम्स ही है। अब अपना अपना वर्जन है ये, मुझे नहीं पता कि कौन किस तरीके से लेगा, फीमेल कैसे लेंगी, मेल कैसे लेंगे, मेल तो मना ही करेंगे, सही बात है, फीमेल कैसे लेती है, जरा पूछता हूँ। अच्छा, एक्सेप्शन होने चाहिए। मेरे दिमाग में एक बात अभी आई सोचते सोचते कि ऐसे केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो फीमेल पर डाल देना चाहिए कि ठीक है तुम कह रहे हो लेकिन तुम्हें ही प्रूव करना पड़ेगा कि तुम्हारा केस मैरिज था। तो फिर हाँ, फिर मेरे ख्याल से जो एलिमेंट ऑफ फियर है, दो डिस्कशन से चीजें निकलती है ना। एक जैसे उन्होंने कहा कि देयर शुड बी एक क्लियर, ये हो सकता है कि, तो इसमें ये हो सकता है कि जो वुमेन राइट है उनका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन दी जाए, नंबर 1 है ना। लेकिन उसमें ये देख लिया जाए कि देयर शुड बी सम पॉजिटिव प्रूफ ऑन दैट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स कर दिया जाना चाहिए। इस केस में गर्ल को प्रूव करना होगा कि हाँ, और सेकेंडली अगर इंजरी मार्क्स हैं उस तरीके से, है ना, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ को रिवर्स मान लिया जाना चाहिए। इस तरीके की क्लॉजेस, सब क्लॉजेस डाल के हम लोग एक डिफरेंट सिनेरियो बना सकते हैं जहां पर एक फाइन बैलेंस हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन ए मैन एंड वाइफ इज 15 to 10 years इज रेप, ये केस तो अगेंस्ट हुआ एक्सेप्शन 2 के। 15 से 18 में कह रहे हैं ना, 15 से अगर 18 से कम है तो फिर वाइफ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 से कम अगर उम्र है तो फिर तो रेप है ही है, बात ही खत्म होगी फिर तो। वाइफ नॉट बीइंग 18 ईयर्स एज, अगर वाइफ 18 एंड 18 प्लस की है और वो कहे कि मेरी बिना कंसेंट के हुआ, तब भी वो रेप नहीं माना जाएगा। इस एक्सेप्शन का ये मतलब होगा। कर लेंगे आप लोग अब ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए सेक्शन 64 पर आ जाइए, ये थोड़ा आसान है, इसको निपटाते हैं पहले। सेक्शन 64 क्या कहता है? पनिशमेंट। Whoever except in cases provided in subsection 2, subsection 2 में जो केसेस दिए गए उनको छोड़ करके whoever commits rape shall be punished, उसका ये पनिशमेंट होगा। अब पनिशमेंट क्या होगा? रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। मुझे समझ में नहीं आई इन्होंने क्यों लिखा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दोनों में से किसी भांति कठिन कारावास से, ये क्या होता है? ये मुझे ऐसा लगता है ड्राफ्टिंग की मिस्टेक है। या तो लिखते कि ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब था कि सिंपल हो या रिगरस होगा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन का कोई सेंस नहीं है, ये टाइपिंग एरर हो गई है, कुछ जल्दबाजी में इन्होंने पास करने थे लॉ, वेटिंग नहीं हुई है इसकी। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही मानेंगे इसे आप। कितना का, ये जरूरी है, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, जो 10 साल से कम की नहीं होगी, ठीक है। और विच में एक्सटेंड टू लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी फाइन, तो मिनिमम 10 ईयर्स एंड अप टू लाइफ। अब मैंने देखा है कोर्ट्स का ना, पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो था, एक बार रेप चार्ज लग गए तो फिर बेल नहीं होगी। अब क्या है, रूटीन में बेल मिल रही है, जैसे थेफ्ट के ऑफेंडर को मिलती है हफ्ते भर 10 दिन के अंदर बेल। पहले था कि नहीं, पहले ट्रायल हो जाए, पहले उसका लड़की का बयान हो जाए, क्योंकि अब दिखने लगा, अब ट्रेंड समझ में आ गया है कि मिसयूज ही बहुत ज्यादा है। अब अगर कन्विक्शन होगा तो बाद में होगा, जब होगा हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मैं नाम नहीं ले सकता, एक मेरे पास एक केस आया, मैट्रिमोनियल केस था, मैं लड़की की तरफ से था, लड़की ने रेप के चार्जेस लगा रखे थे अपने ब्रदर इन लॉ पर, टू क्रिएट प्रेशर अपॉन दैट। तो मैंने शुरू में कहा कि देखो मैम, बाकी सब ठीक है, मुझे लिख के दे दो क्या क्या वो चाहिए, लेकिन इस वाले रेप के केस में मैं आपको सपोर्ट करने नहीं चाहूंगा। मैं आपको गाइड कर दूंगा इन जनरल थ्योरी कि कैसे कैसे केसेस लड़े जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या लड़की को ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे क्रॉस। बाकी पीपी साहब जाने आप जानो, मैं इस पाप का भागी बिल्कुल नहीं बन सकता। रेप चार्जेस बहुत हीनियस बात हो गई है ना। मैं उसका केवल ये, अच्छा मैं वो चाहती क्या हूँ, चाहती भी कुछ नहीं कि भैया तो कोई रहना है नहीं साथ में, कंपनसेशन लेना नहीं है, तो प्रेशर किस लिए बना रही हो आप मुझे, ये भी प्रेशर फॉर व्हाट, ये भी क्लियर नहीं था। ये प्रेशर किस, कोई एंड ऑब्जेक्टिव तो होगा आपका, वो भी आपके पास नहीं है, तो व्हाट एवर। तो समटाइम्स इट हैपेंस, इट शुड नॉट बी। बढ़े आगे को, लाइफ हो गया, ये इंप्रिजमेंट होता है इसमें। अब आ जाइए क्लॉज 2 पे, यहां से दिस सब क्लॉज 2 सेक्शन 64 की, सेक्शन 64 की ये सब क्लॉज 2 है। एंड अगेन
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेम्स। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। नंबर 1 पहला क्या, इसको पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है, केवल काम के पोर्शन को हाईलाइट कर लीजिए आप। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप, क्या पहली बात क्या होनी चाहिए, ऑफेंडर क्या है पुलिस, लेकिन कहां करता है, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, नंबर 2 इन द प्रीमाइसिस ऑफ द पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस, उस थाने के अंदर करता है। 2 बातें, ओन ए वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, उसकी कस्टडी में अगर कोई वुमेन है तो, और इन दी कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच ऑफिसर। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो अपने घर गया हुआ है, ही इज नॉट ऑन ड्यूटी, ठीक, देन ही कमिट्स रेप, हिज केस विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस सबसेक्शन। यहां पर कुछ चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखना। कई बार यही स्टूडेंट गलती करते हैं, वो पुलिस ऑफिसर देखेंगे और टिक कर देंगे। पुलिस ऑफिसर के होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्लस। प्लेस मैटर करता है, कहां पर हो। पहला ऑप्शन ये है विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, या जैसे कि ये मुखर्जी नगर एरिया हो गया, मुखर्जी नगर के एरिया का मतलब है, लिमिट्स का मतलब है ये नहीं कि, देखो कैसे, ये हुआ पूरा मुखर्जी नगर का क्षेत्र, इसके अंदर एक हुआ पुलिस स्टेशन, तो ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरी जो लिमिट, ये जो एरिया है यहां पर, ये हुआ पहली कैटेगरी में, ठीक, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर यहां पर कहीं पर उस व्यक्ति ने कहीं भी रेप किया तो उसको हम इसमें कवर करेंगे। सेकंड कौन सी कंडीशन है, इन द प्रीमाइसिस ऑफ द स्टेशन हाउस, मींस ये कह रहे हैं ये जो स्टेशन हाउस है इसके इस बिल्डिंग में करना। थर्ड है कहीं पर भी हो विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और विद इन द प्रीमाइस, तो इस पे कवर हो जाएगा। यहां पर है वुमेन इन दी ऑफिसर्स कस्टडी, उस ऑफिसर की कस्टडी में वुमेन हो या उसकी सबऑर्डिनेशन में कोई हो, उसके साथ रेप करना। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि बगल के थाने का क्षेत्र हो, क्या यहां पर एरिया स्पेसिफिक नहीं है। यहां पर फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में क्या हो गया, एरिया स्पेसिफिक हो गया, या तो मेरे थाने का क्षेत्र था या थाने की बिल्डिंग थी ऑफ एनी, अच्छा हाँ, एनी पुलिस स्टेशन हो गया, इन दी प्रीमाइस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, थाने की बिल्डिंग हो गई, ठीक। और तीसरा हो गया ओन ए वुमेन इन सच ऑफिसर, या उसकी कस्टडी में जो हो, तो 3 एरिया हो गए, पुलिस ऑफिसर हो प्लस इन सिचुएशंस में हो। नेक्स्ट आ जाइए, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट को हाईलाइट कीजिए, कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन, किस पर, इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी में हो या इन दी कस्टडी ऑफ सबऑर्डिनेट हो, तो यहां पर कस्टडी से रिलेटेड है बस ये। थर्ड, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक, कौन से आर्म्ड फोर्सेस, जो डिप्लॉय किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हो या आर्म, इतना भी याद कर लेंगे आर्म्ड फोर्सेस तो हो जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट को, आप इतना भी कर लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस प्रीलिम्स में काम आएगा। जहां पर आर्म्ड फोर्सेस, कहां पर, जो डिप्लॉयमेंट का एरिया है वहां पर, मणिपुर में डिप्लॉय किए गए तो मणिपुर में, कोई आर्मी का ऑफिसर है एंड इफ ही कम्स बैक टू हिज ओन टाउन, अपने शहर में आता है, अपने कस्बे में, गांव में आता है और वहां पे रेप करता है, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो आर्म फोर्स का मेंबर तो है लेकिन वो उस एरिया में रेप नहीं कर रहा है जिसमें उसकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी वाले एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑन द मैनेजमेंट हो या स्टाफ हो, किसका, जेल, रिमांड होम या अदर प्लेस ऑफ कस्टडी हो, किसकी, वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन हो, बस इतना भी याद कर लें, काम चल जाएगा। जेल हो, रिमांड होम हो, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी हो, किसकी कस्टडी के लिए, महिला की कस्टडी हो या बच्चों का हो, कमिट्स रेप ऑन एनी इनमेट ऑफ सच जेल, रिमांड होम, प्लेस और इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना रेप किस पर होना चाहिए, रेप ऑन एनी इनमेट। इसमें क्या है कि आप क्या है, आप जेलर हैं, आप वहाँ के कुछ भी हैं, जेल के अथॉरिटी है, मतलब आप ये बात समझिए, मैनेजमेंट में हो आपके। देखो मैनेजमेंट कौन सा हो गया, जो उसकी हायर अथॉरिटीज हो गई वो कहलाएंगे मैनेजमेंट, और एक शब्द क्या है, स्टाफ।
स्टाफ में कौन होगा, पियोन से लेकर के क्लरिकल और व्हाटएवर जिस भी लेवल का स्टाफ हो वो सब हो गया। तो अगर आप उसमें किसी भी तरह की सर्विस में हैं, इनमेट का मतलब है जो वहां पे लड़कियां रह रही हैं उन पर अगर आप रेप करते हो तो आपका केस डी कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर आ जाइए ई में, मैनेजमेंट और स्टाफ किसका, हॉस्पिटल का, और किस में करें, इन दैट हॉस्पिटल हो। तो आप ये कह सकते हैं जैसे जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वहां पर कलकत्ता में, वहां पर हॉस्पिटल में ही हुआ था और हॉस्पिटल का ही स्टाफ मेंबर था वो, तो वो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। बीइंग रिलेटिव, नंबर 2 गार्जियन, नंबर 3 टीचर। कितने लोग हो गए, अलग अलग हाईलाइट कर लेना, रिलेटिव, गार्जियन, टीचर। और फोर्थ है पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी। 5 हो गए अभी, ठीक। रिलेटिव, इनको अलग अलग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना, मेंस आपसे कोई नहीं पूछेगा इस तरीके से, लेकिन प्रीलिम्स वाले पूछेंगे। रिलेटिव, गार्जियन, इनकी जो सब क्लॉज है ना वो आपसे पूछ ली जाएंगी, ध्यान रखना, फिर मत कहना बताया नहीं था। तो 64 की ABCD, 2 की ABCD पता होना चाहिए कौन सी क्लॉज में किसका है, तो ये घोटना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट सेक्शन नहीं घोटना है। रिलेटिव, गार्जियन, टीचर, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी। नेक्स्ट, कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। कम्युनल वायलेंस हुआ रिलीजियस बेस्ड हो गया, सेक्टरियन ये हो गया कोई पंथ बेस्ड कि हमारा कुनवाल अलग है, तुम्हारा जाति हो गई, इस प्रकार की जो छोटे सवर्ण और सवर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, जिस तरीके से वर्गों में बांट रखा है पागल लोगों ने, उसकी बात कर रहा हूँ। कमिट्स रेप ऑन वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट लेडी पर जानते हुए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नॉलेज वाला बात आ गया। इसको बहुत, इसमें टेक्निकलिटी क्या है, यहाँ पर ये नहीं करे कमिट से रेप ऑन ए वुमेन जो प्रेग्नेंट हो, ये नहीं करे, नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है तब रेप करना। अच्छा, कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। नेक्स्ट, बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर वुमेन। आप ऐसी पोजीशन में हो जहां वुमेन को कंट्रोल कर सकते हैं आप, या डोमिनेंस हो सकती है आपकी, उस पर रेप करें आप। कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस और फिजिकल डिसेबिलिटी। मेंटल इलनेस और फिजिकल डिसेबिलिटी की महिला के साथ while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman। समझते हैं आप, निर्भया कांड, causes grievous bodily harm, उसको grievous harm पहुंचाए, शारीरिक क्षति पहुंचाए, maims, disfigures, उसकी लाइफ को एंडेंजर हो जाए, ये सब आ गया। और ये है नेक्स्ट, कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन। रिपीटेडली का मतलब है कि मोर देन वंस, एक बार से अधिक। देन ही शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, इसका पनिशमेंट कितना है, 10 ईयर्स हो गया, मिनिमम 10 ईयर्स है इसका भी, विच मे एक्सटेंड टू लाइफ हो गया, विच शैल मीन इम्प्रिजन फॉर ए रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो लायबल टू फाइन। उसमें क्या था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यहां पर यही था, है ना, वहां पर भी यही लाइनें हैं, बस उन्होंने क्या किया है, उसको डिफाइन कर दिया कि यहां पर ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कुछ गलतियां ही की हैं इन लोगों ने। विच शैल मीन इम्प्रिजन फॉर ए रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि जो इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ ऊपर लिखा हुआ है उसका मीनिंग ये नहीं है, उसका भी सेम मीनिंग है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब ही ये होता है जो लाइन लिखी है, ये इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट लाइफ, समझे। जब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है इसका मतलब ही यही होता है कि जितना भी जीवन उसका बचा है अंतिम श्वास तक, या बात लिखो या नहीं लिखो, सबके रेट में 10 ईयर लिखा है ना, तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा, या तो 20 करते, आपने पनिशमेंट सेम ही कर दिया आपने, ये ब्लंडर है।
ये ब्लंडर किया इन लोगों ने। मेरे ख्याल से पहले वाले आईपीसी का ध्यान है किसी बस गया, उसमें यार 20 था शायद, मैं भूल देखना पड़ेगा। गैंगरे पीसी में आता था, 2 में आता था। एनीवेज इट इज ऑब्जर्व, इतनी मेहनत कराई, इतनी कैटेगरी करी, और क्या निकला? सेम का सेम। 10 साल से कम की नहीं, जनरल भी है, यानी कि एक बार कर रहा है, रिपीटेडली कर रहा है, उसका पनिशमेंट आपने सेम कर दिया। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब यही होता है, कोई नो सेकंड थॉट उसमें, जो लिख दिया उन्होंने। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए, बस एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज सबसेक्शन, ये आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या निकलेगा, और इसमें हॉस्पिटल्स का मीनिंग क्या है, पुलिस ऑफिसर का मीनिंग क्या है, वुमेन और चिल्ड्रंस का इंस्टीट्यूशन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना देख लीजिए किसी उसको एक्सप्लेन किया। इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं, ना है यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस, आप यहां पर उन कैटेगरी में ले सकते हैं जहां पर देखिए, जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयर है, नौकरानी है ना, तो यू आर इन ए पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर दैट। ये एक डायरेक्टली अथॉरिटी थ्रू एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, या और किसी भी अदर प्रकार की इन्फ्लुएंस डोमिनेंस हो सकती है आपके उसमें। तो इन्होंने लेकिन क्या कि इन ए ये देखा जाएगा वेदर यू आर इन ए पोजीशन ऑफ कंट्रोलिंग वुमेन और नॉट। वैसे वहां तो पब्लिक सर्वेंट और उन वो कैटेगरी आ गई, तो एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर आ गया पूरा। यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे कोई भी एक कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है, उसका जो बॉस है वो क्या कहलाएगा, ही इज हैविंग कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर द वुमेन, उसकी कैटेगरी में आ गया उसके केस में, ठीक है। कमिट। और क्या कोई किसी का इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट का मतलब क्या है यतेंद्र? इनकैपेबल ऑफ गिविंग का कंसेंट का मतलब है कि वो जो लड़की है वो कंसेंट देने की स्थिति में ही नहीं है, असमर्थ है, हो सकता है ओवर ड्रंक हो, उसको पता ही नहीं अब क्या कर रहे हो आप, है ना, ये भी नहीं पता आप क्या कर रहे हो आप, ये दैट्स थिंकिंग। समझ में आई बात आपको? अच्छा अब आ जाइए ए बी सी डी पर, चलिए उसको देखते हैं ना। अब पढ़िए, देखिए क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट कंसेंट, और कंसेंट के बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। नाउ वी आई कम टू द पार्ट ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी इज नाउ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेप। नाउ अब यहां पर समझिए, देखिए क्या है। नंबर 1 पार्ट, ए पार्ट में क्या कहता है, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, इसी को समझते हैं। देखिए जो ए कैटेगरी है दैट इज वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी पिनाइल पेनिट्रेशन, और यही मतलब पहले साक्षी के केस में लगाया गया था। इसमें जो मैंने आपको केस लॉ दिखाया था साक्षी वाला, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें यही बात की गई थी कि यहां पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है वो यही है, हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ द वेजिना बाय द पेनिस, ठीक है। पेनिस का ये हो गया, तो ये पहली कैटेगरी है। इसमें खास बात क्या है, टेक्निकल पॉइंट जो आप लोगों ने समझना है, टू एनी एक्सटेंट, यहां पर है ये टू एनी एक्सटेंट का मतलब होता है कि आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि फुल ही पेनिट्रेशन हुआ तो नहीं हुआ था, इवन पार्शियल पेनिट्रेशन भी हुआ है, तो वो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। और यहीं पर देखो एक डिफरेंस आ जाता है टेक्निकली, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है रेप, एक होता है अटेम्प्ट टू रेप, और एक आ जाए कैटेगरी आ जाएगी इससे 1 2, और एक है आउटरेजिंग मोडेस्टी, ठीक है। ये 3 एलिमेंट हो गए। नंबर 1 आया रेप, तो रेप कैटेगरी में क्या हो गया, पेनिट्रेशन होना चाहिए, और दैट कैन बी टू एनी एक्सटेंट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा आता है अटेम्प्ट टू रेप। अटेम्प्ट टू रेप और रेप में क्या अंतर है क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं साहब टू एनी एक्सटेंट में तो रेप हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ही पेनिट्रेशन हो तो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा।
तो फिर अटेम्प्ट कहां तक रहे, कब कहेंगे अटेम्प्ट ही होगा बस ये, है ना। एनी एक्शन तो बहुत लिटिल पेनिट्रेशन भी होगा, फिर अटेम्प्ट से कैसे बचेंगे। तो अटेम्प्ट में और फिर आउटरीचिंग मोडेस्टी में क्या अंतर रह जाएगा। तो मैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जांपल देता हूं। एक घटना है एक मैन ने एक वुमेन पर अटैक किया, ठीक, उसके कपड़े फाड़े, और इसी बीच में महिला के हाथ में कोई कुल्हाड़ी या कोई हथियार आ गया और वो इंसान डर के भाग गया। इट इज द केस ऑफ आउटरेजिंग मोडेस्टी, यहां पर रेप का अटेम्प्ट नहीं हुआ। अब इससे आगे की उसे बढ़ जाइए, वही घटना है, वुमन के पास कोई हथियार नहीं है, अब उसने, लड़के ने अपने कपड़े उतारे, महिला के कपड़े भी खींचे, और उसमें और तुरंत फिर भाग गया। मतलब उस एक्टिविटी में शुरू हुआ था और भाग गया। और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आया है कि जो जो महिला का जो प्राइवेट पार्ट का जो अपर पार्ट है वहां पे कुछ रेडिशनेस दिखाई दी, लेकिन जो इनर पार्ट है वहां पर कोई फोर्सफुल एंट्री कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि अटेम्प्ट हुआ और अटेम्प्ट तक ही सीमित रहा। समझे आप। एक थर्ड हुआ कि अब उससे नेक्स्ट स्टेप हो गया कि चाहे थोड़ी सी ही एंट्री हुई, उसके सबूत मिल जाएंगे और वो कहलाएगा फिर प्रॉपर रेप के उसमें। तो ये 3 कैटेगरी के ऑफेंसेस के जिक्र किया मैंने आपको, आउटरेजिंग द मोडेस्टी, अटेम्प्ट टू रेप और रेप हो गया। तो रेप की कैटेगरी में कोई ये डिफरेंस नहीं हो सकता कि साहब देयर वाज ओनली अ लिटिल पेनिट्रेशन देयरफॉर इट शुड बी कंसीडर्ड टू बी ओनली द अटेम्प्ट। दिस इज नॉट पॉसिबल। कर लेंगे आप लोग। अब क्या है देखो, पहले अब डेफिनेशन में जो चेंज हुआ 2013 के अमेंडमेंट के बाद से, क्या हुआ, पहले था ओनली वेजाइनल पेनिट्रेशन, अब इन्होंने क्या क्या बोल दिया, नंबर 1 इनटू द वेजाइना, ये इसका थोड़ा ब्रॉड हो गया इसको। नंबर 2 माउथ, यूरेथा और एनएस ऑफ ए वुमेन, 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4। तो इन वेजाइना सेक्सुअल पार्ट हो गया, माउथ मुंह है ही है, यूरेथ्रा जो यूरिनेशन की जगह है, और एनस आप सब जानते हैं, ठीक। तो इन 4 पार्ट्स में किसी में भी अगर ये पहले जो एनस था दैट वाज कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 377 अननेचुरल, अननेचुरल क्या था, अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में 377 आईपीसी में था। अब ये इस कैटेगरी में रेप की कैटेगरी में ही लेकर गए। अब यहां पर और आ जाइए सेकंड इसमें भी, क्या टाइम हो गया, 2 बजने वाले, 2 ही बजी है। और ये देखिए, और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, डू यू अंडरस्टैंड। देखिए जो पहली कैटेगरी है, मान लीजिए ये मेल एंड फीमेल एफ की बात करते हैं, है ना। इन द फर्स्ट कैटेगरी एम इज एक्टिव, एम इज एक्टिव, एम इज एक्टिव, वॉट एवर इज बींग डन एम इज डूइंग दैट। सेकेंडली में ये ऐसा समझ लीजिए, एम इज सेइंग कि आई एम ए लिटिल बिट इनर्ट, यू बी एक्टिव। पेनिट्रेशन तो होगा, है ना। एक में है मेल खुद कर रहा है और बी में है, बी कंडीशन है कि उसी वुमन से करवा रहा है, उस तरह की पोजीशंस अलग अलग उसमें। तो यहां पर एफ को एक्टिव करना, फीमेल को एक्टिव करना, मेक्स हर टू डू सो, गॉट इट। सेकेंडली क्या है, अब यहां पे क्या है देखो, ये बहुत टेक्निकल बात यहां पर आ गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन और मेंस, प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है और मेंस का यहां से टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, इसको समझिए। मेक्स हर टू डू सो विद एनी अदर पर्सन। अब हिंदी में और देख लेता हूं इसको क्या है। तो हिंदी में अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, महिला की योनि, उसके मुंह, यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग, और गुदा एनस, गुदा, ये हुए
मूत्र मार्ग, इसको बोलेंगे योनि। ये देखिए, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, ऐसा कराता है। ये शब्द है कराता है। उससे उससे अपने साथ कराता है क्या? पेनिट्रेशन। आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा जो इसका भाव है। सही है। तो या तो खुद करना या फिर लेडी से अपने साथ वैसा करवाना। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आम भाषा में कहते हैं कि भाई जो कुछ भी समझाने के लिए कहते हैं कि भाई छुरा उस पर गिरे या कद्दू छोटे बात है ही कटना, वही है वो। तो ये उसी तरीके के है वो, कि यहाँ पर जो है मेल खुद करे या लेडी से कहे कि तुम ऐसा करो मेरे साथ, तो दोनों में ही वो रेपी कैटेगरी में आएगा। वो ये नहीं, अगर मतलब वो चतुर लोग जो होते हैं ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है एग्जैक्टली वो नहीं, मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ किसी चीज समझाने के लिए। महाभारत का प्रसंग है और जो इनकी सगी बहन थी कृष्ण जी की, उसका विवाह जो बड़े भाई हैं, क्या नाम था कृष्ण जी के बड़े भाई? बलराम। वो दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। कृष्ण ने कहा कि मन में था कि अर्जुन के साथ होना चाहिए, और उसका मन भी जो था, बहन का सुभद्रा नाम था, उसका मन भी अर्जुन पर ही था। तो उन्होंने नीति समझाई कि तुम या इसको भगा के ले जाओ, और ये भी ध्यान रखना कि जब तुम जाओगे तो जो घोड़ों की लगाम है रथ की, वो सुभद्रा के हाथ में होनी चाहिए। माने लिखना लगना ऐसा चाहिए कि उस लड़की ने अर्जुन का किडनैप किया है। तो जब ऐसा हो गया तो बलराम बड़े गुस्से हुए कि मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, उसने कैसे किया? कि नहीं नहीं, हाँ दाऊ ऐसा होना नहीं चाहिए, अर्जुन की हिम्मत कैसे हुई, है ना? अच्छा सैनिकों ये बताओ कि कैसे कैसे घटना घटी थी? ये तो रथ कौन चला रहा था? कि रथ तो सुभद्रा चला रही थी। कह रहे दाऊ फिर तो आपको अपनी बहन को सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि हरण तो फिर बहन ने किया है। समझ रहे हैं बात? ये तो ये क्या हो गई, एक एक चालाकी हो गई। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि देखो पेनिट्रेशन तो हुआ, मैं नहीं कर रहा था एक्टिव, इसने करवाया था, शी वॉज एक्टिव, समझ रहे हैं आप? तो वो अब बच नहीं सकता इसमें। इधर ही हिमसेल्फ टू, या तो खुद करे या उससे करवाए, दोनों की ही बात एक उसमें ऑफेंस में कवर हो जाएगी। आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज गाइज, मैंने पिछले 5-6 साल से टॉपिक को अवॉइड करता आया हूं कि भाई अपने आप समझ लो जितना समझ में आया। समझ में? नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए ये और भी टेक्निकल बात आ गई। और मेक्स हर टू डू सो विद एनी अदर पर्सन, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। अब क्या 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 मामला फंस गया यहां पर? मेल फीमेल M2, मतलब एक व्यक्ति, यहां पर जो अबेटर होता है ना, जो कॉन्सेप्ट अबेटमेंट का है, उसको इन्होंने यहीं पर भी ले लिया। अब एक आदमी उस लेडी से कह रहा है कि तुम इसके साथ करो, दूसरे व्यक्ति के साथ करो, विद एनी पर्सन करो। समझ रहे बात? ये अब ये कह रहा मैं तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, इस फीमेल ने दूसरे मेल के साथ किया, तो भैया तुम फिर भी एक कैटेगरी में आ जाओगे। अब यहां पर बात सारी यहीं पर टेक्निकल पॉइंट है यहां पर कि दूसरा व्यक्ति क्या मेल ही होगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या कहा है, अब सुन लीजिए, एनी पर्सन। लेकिन अब तुम इसके पहले वर्ड पर जाओ, क्या? पेनिट्रेट्स पेनिस। तो जो ए क्लॉज है दैट इज रिलेटेड टू दी पेनाइल पेनिट्रेशन। तो एनी पर्सन को आप फीमेल की तरह इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते इसमें। ए क्लॉज में बी में आ रहे हैं, सारी टेक्निकल क्लॉजेज है ये। तो आई बिलीव कि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया।
इसमें समझ के कोई भी पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये आपकी ना जो लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कभी, या फिर एज ए जज आप ऐसे केसेस को सॉल्व करोगे तो आपको ये मदद करेगा इसमें। तो यहाँ पर कौन कौन आ गया? एक मेल जो खुद एक्टिव है, एक ऐसा मेल जिसने फीमेल को कहा कि तुम एक्टिव हो जाओ, तुम एक्टिवली में हो गए, है ना, यानी कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लगने का जैसे लड़का सेक्स नहीं कर रहा है, लड़की उसके साथ सेक्स कर रही है, ठीक है। और तीसरा हो गया, वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पेनिट्रेशन के पार्ट में हुई नहीं, लेकिन तुम उसके साथ करो, ठीक है, वो भी नहीं करेगा, तुम करोगी उसके साथ। तो इन सभी कंडीशंस में वो एक कैटेगरी में हम लोग करेंगे, और इट विल बी कॉल्ड द ऑफेंस ऑफ रेप विद ऑल दो सर्कुलर, जो रेप का हम लोग जो कंसेंट वाला पढ़ाए उनके साथ में। तो अब मुझे लगता है कि आपको ढंग से सब कॉन्सेप्ट को बिल्डअप होना शुरू हो गया होगा अच्छे तरीके से। यस और नो, प्लीज लेट मी नो। तो भाई अब हो गए हैं 2:15 हो गए, अब इसको विराम दूंगा इसको मैं। बाकी जो सी डी है, अभी हमने काफी कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, कुछ केस लॉज भी आएंगे अभी, है ना, मोर एंड लेस सेम ही होगा बात। अब आगे अगली घटनाएं BCDE, जो BCD आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास along with the other sections and जो कुछ केस लॉज को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो आई बिलीव दिस क्लास वाज टेकन विद ऑल डिसेंसी एंड विद ऑल क्लैरिटी। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप प्रोफेसर हो गए, और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुशल अकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।